जहां तक मोदी जी का झुकने का सवाल है, मैं ये कहता हूं झुकना पड़ेगा ट्रंप को। ट्रंप में जितनी खिलाफत हम कर रहे हैं उससे ज्यादा खिलाफत उसकी अमेरिका में है। देश को वो आतंकवादी देश कहते हैं और उसी देश के जनरल को वो खाना खिला रहे हैं कि उसके नाटो के देश तो रूस से ज्यादा तेल ले रहे हैं, खुद भी ले रहा वो, और अभी भी उन्होंने बुला लिया है। और वो जनरल जिसने कहा कि हिंदू और मुसलमान, हाँ बहुत बड़ी बात वो अलग अलग कौमें हैं, अलग अलग कौमें जो जहर फैला रहा है, जहर फैलाया। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, अमेरिका अपने आप को डेमोक्रेसी का बादशाह कहता है और जब चाहे तब वह दूसरे देशों के मामलात में दखल देता रहता है। आपने देखा होगा जब भारत और पाकिस्तान का संघर्ष चला उस वक्त भी उनके एक तरफे बयान आ रहे थे और एक तरफा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, परंतु वहां भारत ने दो टूक कह दिया। और अभी अभी मोदी जी जब देश की संसद में बोले वहां पर भी दो टूक कह दिया कि किसी देश की वजह से हमने युद्ध विराम नहीं किया, पाकिस्तान के डीजीएमओ की रिक्वेस्ट पर हमने युद्ध विराम किया। तब से लेकर इससे पहले कॉल हुई थी, उस कॉल का बहुत कम लोगों को पता है, और वो कॉल कब हुई थी जब मोदी जी कनाडा गए थे, आपको मालूम हो तो। उसके बाद 35 मिनट तक ट्रंप और मोदी जी की एक चर्चा हुई थी फोन पर। उस चर्चा में मोदी जी ने ट्रंप को साफ साफ कह दिया था कि देखिए जनाब, हमने जो युद्ध विराम किया है वो पाकिस्तान के आग्रह पर किया है और हम कश्मीर के मसले में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। तब से लेकर ट्रंप बौखलाए हुए हैं, अलग अलग मंचों पर बयान दे रहे हैं। इस मसले पर भी वो कम से कम 25 से 30 बार बयान दे चुके हैं और अब तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। जिस हिंदुस्तान को वो मित्र बताते थे उस हिंदुस्तान पर उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया और जिस पाकिस्तान को वो आतंकवादी कंट्री कहते थे उस पाकिस्तान को एशिया में सबसे बड़ी छूट दी गई है। 19% टैरिफ है पाकिस्तान के ऊपर। सोचने वाली बात है, सबसे कम टैरिफ अगर एशिया में किसी देश पर है तो वो पाकिस्तान पर है और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश पर है। तो यहां से साफ पता चलता है जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, जो हमारे विरोधी हैं, उनको अमेरिका गोदी में लेना चाहता है। वहां से एक वो कूटनीतिक खेल रहा है, मोदी को फंसाने की और भारत को फंसाने की एक कोशिश कर रहे हैं और दबाव बनाने की रणनीति लगातार लंबे समय से चलती हुई आ रही है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह कि जिस मोदी के बारे में देश के अंदर भी काफी सारे नेता ये कहते थे कि ट्रंप के आगे मोदी की जुबान नहीं हिलती है, उस मोदी ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए अमेरिका के आगे हथियार नहीं डाले हैं और उन्होंने जहां बिल्कुल कसमकस की टकराव की सिचुएशन है उस स्थिति के अंदर उन्होंने अपने जो सबसे विश्वसनीय आदमी हैं एनएसए अजीत डोभाल को रसिया में भेजा और वहां से अपनी कूटनीति सेट की है। और अब लग रहा है जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं जनरल डीपी वत्स जी। बहुत अच्छे राजनीतिक मामलों के जानकार भी हैं और बहुत बड़े रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और राज्यसभा के एमपी भी रहे हैं। तो जनरल साहब नमस्कार। आपके श्रोताओं को नमस्कार। जनरल साहब, आप डिफेंस कमेटी को भी आपने चेयर किया है और आप सेना में भी रहे हैं, आप राज्यसभा में भी, यानी कि प्लेटफॉर्मों पे तीनों मोर्चों पर आपने काम किया है, तो आप सारी चीजें बखूबी समझते हैं। जो हाल फिलहाल की स्थिति है, काफी लोग ये मानते थे कि मोदी जी ट्रंप के आगे हथियार डाल देंगे, परंतु जो हम अब खबरों में देख रहे हैं, जो हमारे पास सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है, अभी तो मामला कुछ और हो गया, बिल्कुल अमेरिका के आगे खड़ा हो गया भारत। तो जी मर्जी आप लगाइए जो टैरिफ आपने लगाना है, हम हथियार नहीं डाल लेंगे, हम खाम झुके नहींगे, क्योंकि हम सबसे पहले देखेंगे अपने जनता के हित हैं। और ये जो लड़ाई चल रही है इसमें किसानों का रोल भी है। बाकी इन बातों पर आप अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? इस सारे मामले को जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर सैयद को लंच के लिए भी बुला लिया व्हाइट हाउस में। में मोदी के परम मित्र होते हुए भी
वो मुकर गए। यानी एक स्टेज पे तो नमस्ते ट्रंप गुजरात में हुआ था, और अब वो बांग्लादेश को भी लिफ्ट दे रहा है, पाकिस्तान को भी दे रहा है, चाइना की तरफ भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब भारत से तो वो निराश हो चुका है। जहां तक मोदी जी का झुकने का सवाल है, मैं ये कहता हूं झुकना पड़ेगा ट्रंप को, क्योंकि मोदी जी और भारत सच्चाई पे है। हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ते हुए इकोनॉमी हैं जी, और दुनिया की चौथे नंबर की यानी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं, सैन्य शक्ति है, और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे बड़ी आबादी है। ये न अमेरिका को अच्छा लगता, और जो भी प्रतिस्पर्धी देश हैं जिनमें चीन भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक बात आपकी। हाँ, बात है। इस हालात में अमेरिका भी, चाइना भी, वो इंडिया को पाकिस्तान के थ्रू साधना चाहते हैं कि इनको कंटेन कर लिया जाए। हाँ, यानी कि वो कहानी कर रहे हैं, वो जैसे कि देसी कहावत चोर चोर मौसरे भाई। हाँ, यानी कि उनको पता है कि भारत और पाकिस्तान की खिंचाई है, तो इसलिए वो भारत को जलाने के लिए, भारत को झुकाने के लिए पाकिस्तान को लिफ्ट दे रहे हैं। अब देखिए, मान लिया अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जाता है, उसका स्वागत करते हैं, वो एक अचंभे वाली बात नहीं है। जिस देश को वो आतंकवादी देश कहते हैं, और उसी देश के जनरल को वो खाना खिला रहे हैं, और अभी भी उन्होंने बुला लिया है। और वो जनरल जिसने कहा कि हिंदू और मुसलमान, हाँ, बहुत बड़ी बात वो अलग अलग कौमें हैं, अलग अलग कौमें, जो जहर फैला रहा है, जहर फैलाया। उसके हफ्ते के बाद पहलगाम होगा, ठीक है। उस आदमी को उन्होंने बुलाया। वो पहले तो ट्रंप में जितनी खिलाफत हम कर रहे हैं, उससे ज्यादा खिलाफत उसकी अमेरिका में है। उनको बड़े बड़े एडजेक्टिव्स भी दे दिए हैं, साइकोपैथ है, ये है। मैं तो कहूंगा प्रॉपर्टी डीलर। हाँ, जो उसका पेशा रहा है। जी जी जी। उसमें चाहे वो ची करे चाहे मी करे, भारत आगे बढ़ेगा। बढ़ते हुए भारत को कोई रोक नहीं सकती दुनिया की ताकत। और रही बात, मैं थोड़ा एक बीच में एक सवाल है, क्या जो भारत जल्दी जल्दी एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन रहा है, हम तीसरी उस पे पायदान पे पहुंचने वाले हैं, तो क्या इससे जलन है, ईर्ष्या है इन बड़े देशों को? देखो, एक स्टेज तो ऐसी थी 1991 में, जब रूस टूट गया, यानी यूएसएसआर टूट गया और सोवियत यूनियन बिखर गया, तो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। उस यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिका ने दादागिरी की, सद्दाम पे हमला करके, इराक पे हमला करके सद्दाम को फांसी तोड़ दिया, और आर्थिक कारणों की वजह से और सैन्य कारणों की वजह से कोई उसको चैलेंज नहीं कर सका। अब रूस यूक्रेन के साथ 2022 से फंसा हुआ है, और चाइना बहुत आगे बढ़ गया है। तो अगर चाइना जैसी ताकत इंडिया बन के उभर आया, तो अमेरिका पीछे चला जाए। तो इन सब की कोशिश ये होगी कि इंडिया आगे ना बढ़े। ऐसे हालात में जो ये ट्रंप के मैवरिक्स बोलते हैं, कभी कुछ, वैसे तो वो भद्दी जुबान भी इस्तेमाल कर देता है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होने के बावजूद। मगर असली बात यह है कि हिंदुस्तान को व्यापार में और हमारी इकोनॉमी को झटका देना चाहता है। असली बात तो ये है। उसमें पाकिस्तान को और बांग्लादेश को इस्तेमाल करना चाहता है, चीन को भी इस्तेमाल करना चाहता है। पहले उनको उम्मीद थी कि हम चाइना के काउंटर खड़े हो जाएंगे, मगर जैसे उसने पाकिस्तान को लिफ्ट दी, तो हम अपनी जो चिर आजमाई हुई, यानी ट्राइड एंड टेस्टेड दोस्ती रूस, उसकी तरफ बढ़ गए। अब हमारे ऊपर नाजायज वो टैरिफ वार ठोकना चाहता है कि उसके नाटो के देश तो रूस से ज्यादा तेल ले रहे हैं, खुद भी ले रहा वो, और हम अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए चाहे हम उसको साफ करके एक्सपोर्ट भी करें, पहले तो नाटो के देशों पर लगाए। और इसमें एक बयान और भी ये भी आया था ना, अपने जो विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि जिस वक्त ये रसिया वाला संकट खड़ा हुआ,
और तेल का संकट खड़ा हो गया था, उस टाइम स्वयं अमेरिका ने इंडिया को इशारा किया था कि आप रसिया से तेल लीजिए, हमें जरूरतें भी पूरी करने, हमने तो सैंक्शन लगा दिए, हम ले नहीं सकते हैं, आप तेल लीजिए, आप अपनी भी जरूरत पूरी कीजिए और हमारी भी जरूरत पूरी कीजिए। तो हमने इसमें गलती क्या कर दी? उसका कारण सिर्फ यही बनता है कि हम एक उभरती हुई आर्थिक स्थिति है, बस। तो दूसरी बात है, जब उसके दोस्त मुल्क नाटो के मुल्क हमसे ज्यादा ले रहे हैं, हाँ बिल्कुल, टर्की ले रहा है, बिल्कुल, और हमारे ऊपर प्रतिबंध, टर्की ले रहा है, फ्रांस ले रहा है, जर्मनी ले रहा है, इंग्लैंड भी इनसे ले रहा है, हाँ, कई चीजें ले रही है, खुद भी लेने लग रहे हैं। भारत ने इस बात का खुलासा किया, उसके पेट में दर्द तो तब हो गया ना जब भारत के विदेश मंत्रालय ने बोल दिया कि जो परमाणु की सामग्री है वो सारी ये खुद लेने लग रहा है रसिया से, और बड़ी है इसकी। अब के दौर में जो परमाणु बम बनाने के लिए इनको जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल इन दिनों में ज्यादा ले रहा है रसिया से अमेरिका, बड़ा सप्लाई वो बन गया। तो इसका मेन चीज यही है, उभर के आता है, उसमें भी और एक और साथ में ले लीजिए जनरल साहब, अब अगर हम अमेरिका के इतिहास पर देखें, सद्दाम को किसने पाला? अमेरिका ने। किसने मारा? अमेरिका ने। इस्तेमाल किया। तालिबान को किसने पाला? अमेरिका ने। और फिर किसने मारा? सीरिया में देख लीजिए, तालिबान ने तो अमेरिका को मारा। हाँ, अमेरिका को तो मारा, हाँ। लेकिन पैदा तो इसी ने किया था, इसी ने किया था। हाँ। दूसरे आप सीरिया का ले लीजिए आप एग्जांपल, वहां क्या था? ये जो सारी जो ताकतें थी, उसका भी एक कारण, इसी ने इन्होंने खड़ी की थी। उसका एक कारण है। ये मित्र है किसका? नहीं, इनकी जो आर्म्स लॉबी है ना, इन्होंने, इनका बहुत बड़ा बिजनेस हथियारों का एक्सपोर्ट भी। ये लड़ाई बंद चाहे नहीं गा, ये भी एक ड्रामा है। हाँ, फिर इसके हथियार बिकने बंद हो जाएंगे, तो आर्म्स लॉबी ये ड्रामा करता है कि मैं युद्ध बंद करवा रहा हूं, मैं वहां का युद्ध बंद करा रहा हूं, यहाँ का युद्ध बिल्कुल नहीं, ये खाली बोलने की बातें हैं, और अंदर से ये चाहता है कि ये युद्ध रहे ताकि हम हथियार बेचें, हथियारों के बल पे जिंदा है। दूसरी बात, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा मुल्क, सबसे ज्यादा, मैं पहले भी आपसे बातचीत में कहा है कि आखिरकार पैदल सैनिक और नंबर्स काउंट करता है। यानी अभी भी ड्रोन्स का वार हुआ, हवाई युद्ध हुआ, मगर जमीन कब्जाने के लिए पैदल सैनिक पड़ेगा। तो हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं। अमेरिका को वियतनाम में भी भागना पड़ा। 20 साल पिटता रहा, फिर भागा। एक दफा तो वियतनाम को पूरी तरह जलाई दिया था। राइट बात करें आप। फिर पहले अफगानिस्तान के तालिबान ने रूस को भगाया, और फिर अमेरिका को पीट पीट के भगाया। वो अपने जहाज, हेलीकॉप्टर, बहुत कुछ सारा सामान छोड़ के भागा। और अभी भी हम कहते हैं कि इराक से भी इनको भागना पड़ेगा। और ईरान ने भी बिल्कुल गोडे टिकवा दिए। हाँ, अपने कंडीशनों में। तो मैं ये कहता हूं कि अब एक ऐसा कॉम्बिनेशन उभर के आ रहा है कि पूरे वेस्ट को बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और वो कॉम्बिनेशन दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का कॉम्बिनेशन। चीन और इंडिया मिलके दुनिया की आधी आबादी हो जाते हैं। राइट बात है। रूस मिलके और भी ज्यादा। और अभी ये आर्थिक महाशक्तियां भी हैं, सामरिक महाशक्तियां तो हैं ही हैं, आर्थिक महाशक्तियां हैं। तो इस गठजोड़ को अमेरिका किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बेगन की जड़ तो है। या तो फिर क्या मानते हैं आपने, जब इसका जिक्र कर दिया है जनरल साहब, कि रशिया, जो भारत और चाइना के मतभेद हैं, उनको एक बार साइड लाइन करवा के क्या इस गठजोड़ में आगे बढ़ा जा सकता है? एक राष्ट्र का और जिक्र कर सकते हैं, ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं ट्रंप से बात नहीं करूंगा, मैं मोदी से बात करूंगा और मैं जिनपिंग से बात करूंगा। नहीं, वो एक और थ्रेट आ गई, जैसे पहले भी जिक्र हुआ था ब्रिक्स में भी और शंघाई कोऑपरेशन एससीओ में भी, कि भाई ये डॉलर मैच रही है, इसके पैरेलल करेंसी निकालो। बिल्कुल। वैसे तो यूरो निकाला यूरोपियन कंट्रीज ने, मगर डॉलर अभी तक ताकतवर है। इससे अमेरिका हिलता है। अगर पैरेलल करेंसी एससीओ ने निकाल दी या ब्रिक्स ने निकाल दी, अब ब्रिक्स की तो टोटल इकोनॉमी का 46% है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो उसमें अगर पैरेलल करेंसी निकाल दी तो डॉलर डाउन जाएगा, तो अमेरिका नहीं रहेगा। तो ये एक अमेरिका के लिए बड़ा क्रूशियल टाइम है, और उसमें इजराइल, हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू और अपने नरेंद्र मोदी जी भी दोस्त हैं। तो मदद भी की है पहले हमारी। तो ये गिमिक्स
प्रेशर्स, काउंटर प्रेशर्स चलेंगे। फिर ये टैरिफ तो इसने लगाई दिया, अब उस टैरिफ का अंजाम देख लेगा। पहले एससीओ की बैठक होने दो। मार्केट तो इन्हीं का गिरा है। हाँ, अभी तक हमारी मार्केट में कोई टैरिफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका मार्केट गिरा है कि इनका मार्केट गिरना तो एक बात है, उसकी बहुत बड़ी अपोजिशन बढ़ गई और अमेरिका में उसको पागल करार दे दिया लोगों ने। मगर क्योंकि वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसकी सुननी पड़ती है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। यानी हिंदुस्तान जैसे मुल्क का जो ट्रेड बैलेंस है, हम उनसे दुगना एक्सपोर्ट अमेरिका को करते हैं। वो 38 बिलियन डॉलर कर 38 बिलियन डॉलर, हम 76। तो ऐसे हालात में ये हिटलर की तरह से अमेरिका को मात दिला देगा। जैसे हिटलर ने जर्मनी को बढ़ाया मगर बर्बाद करवा दिया, ये वही है कि अपने आप पे इसका काबू नहीं है, कुछ का कुछ बोल जाता है। अच्छा, एक चीज देखो ना, ये टैरिफ लगा रहा है। अब दवाइयां हैं, जितनी सस्ती दवाइयां हिंदुस्तान दे सकता है, अमेरिका को कोई कंट्री नहीं दे सकता है। तो ये कई चीजें ऐसी हैं, अभी तो उन्होंने बाहर रखा है, इनको दवाइयों को बाहर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स को बाहर रखा है, कई चीजों को तो अभी भी मेन क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम ये है कि उसका पनीर कनाडा ने रिजेक्ट। हाँ, इस पे मैं आना चाह रहा हूँ कि बड़ी बात क्या, जो किसानों की बात है, प्रोडक्ट्स जो हैं और एग्रीकल्चर मार्केट में वो एक इन ए वेरी बिग वे बहुत बड़े तरीके से आना चाहता है। अगर वो आ जाए तो हमारे किसान थोड़ा सा साथियों, हम आपको सरल भाषा में समझा दें किसान साथियों को। क्या है कि जो अमेरिका है वो डेयरी प्रोडक्ट बेचता है बहुत ज्यादा, और डेयरी प्रोडक्ट में वो जो हम दही है, दूध है और घी है, ये जो डेयरी प्रोडक्ट है, इसके अलावा मक्का है, कुछ सोयाबीन है, इस तरह की चीजें वो एक्सपोर्ट करता है। और ये चीजें एक्सपोर्ट करता था पहले ज्यादातर कनाडा में और उन कंट्रीज में, वहां उनको दिक्कत पैदा होगी। अब वो चाहता कि भारत इस चीज के लिए बाजार खोले। अगर भारत उनके लिए बाजार खोलता तो हमारा किसान यहाँ का मर जाएगा। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इन चीजों के लिए हम अपने किसान को मैं तो कहता नहीं मारेंगे। मोदी जी के जो गट्स हैं उनकी तो मैं प्रशंसा करता हूँ इस मामले कि वो अड़ गया फॉर ए काज। उन्होंने अपना दोस्त छोड़ दिया कि जा भाई तू कर काम। और एक और ना देखिए, विपक्षी दल हैं, कुछ लोग हैं, वो तो आरोप लगा रहे थे कि ट्रंप के आगे मोदी की जुबान नहीं होती, ये नहीं होता वो, लेकिन यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई। तो बड़ा मस्त स्ट्रोक लगा दिया, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा जिगरा चाहिए सर। एक बार आदमी हिल जाता है कि कहीं मेरी इकोनॉमी ना हिल जाए देश की, और अगर इकोनॉमी हिल गई तो सरकार हिल गई। लेकिन ये बहुत बहादुरी वाला फैसला नहीं कहेंगे क्या? नहीं, अब तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमने बुरे दिन भी काटे हैं। हिंदुस्तान कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। तो वो अब तो हम साउंड पोजीशन में हैं। हमारे पास हजारों, यानी चाइना का तो एस्टिमेट ये है कई हजार इनके पास S-400 ही हैं। मगर मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे हैं। हमारी फुल टाइम फौज दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी बाकियों की कॉन्स्क्रिप्टेड फौज है, जबरदस्ती ज्वाइन कराए हुए। हमारी वॉलंटरी है और हमारी इकोनॉमी बढ़ती हुई इकोनॉमी है। इसको कोई भी ताकत देख के खुश तो नहीं होगी, मगर उनकी मजबूरी है। हाँ, तो ये मजबूरी उनकी बनी रहेगी क्योंकि हमारा हिंदुस्तान डिटरमिन्ड है, लीडरशिप डिटरमिन्ड है। और जहां तक अड़ने का सवाल है, हम तो दुनिया की ताकत हैं। वो तो वियतनाम में भगा दिया, अफगानिस्तान ने भगा दिया। ईरान देखो ना, ईरान अड़ गया। हाँ, तो उनको वो एक गीदड़ भब्ब की ही दे के, बिल्कुल, वो तो ईरान को तो बम्बार्ड भी कर गया, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी बम्बार्ड किए। और देखो ना, और फिर कुछ दिन बाद कहता कि मतलब वो ऐसा देश है अमेरिका, ईरान पे बम्बार्ड भी कर दी, ईरान अड़ा रहा झुका नहीं, और लास्ट में कहता कि हम ईरान का पुनर्निर्माण करेंगे, यानी कि हथियार भी जल्दी ही डाल देता है। वो तो कुछ ट्रंप से कुछ भी आप उम्मीद कर सकते। सही बात है, कुछ भी बोल सकता है। जो आसिफ मुनीर को बुला सकता है व्हाइट हाउस में, ठीक बात है, वो कुछ भी कर सकता है। मगर अमेरिका को भी पता है, दुनिया को भी पता है कि 3 साल और इसको भुगतना पड़ेगा। हो सकता है बीच में भगा दें, मगर 3 साल भुगतना पड़ेगा। 3 साल कोई बहुत लंबा टाइम नहीं होता, बहुत लंबा टाइम नहीं होता। और हाँ। एक ट्रंप साहब ये बताइए, जो हमारा किसान है ना वो चिंतित है
तो क्या किसान को अब चिंता करने किसान के लिए तो अड़ गया, सरकार अड़ गई, मोदी अड़ गया। अच्छी बारिश होने लग रही है, अच्छी फसल हो रही है। हिंदुस्तान के किसान जब हम उपवास रखते थे 1965 की लड़ाई में, एक खाना ही मिस करते थे, वहां से उठा के हम फूड सरप्लस नेशन ले आए। ठीक बात है। डेयरी प्रोडक्ट्स हम सबसे ज्यादा, अनाज हम पैदा कर रहे हैं, दूध हम सबसे ज्यादा पैदा कर रहे हैं। अब तो 70 देशों को तो हमने एक्सपोर्ट किया और 80 करोड़ को हम 5 साल से मुफ्त अनाज दे रहे हैं। हाँ, तो हमें कोई चिंता का विषय है नहीं। अच्छा, एक और सवाल है, क्या जो ब्रिक्स के कंट्री हैं, क्या ये अपनी करेंसी बनाकर, जो आज हम डॉलर में व्यापार करते हैं, कम से कम ब्रिक्स के कंट्री अपनी करेंसी में करने लग जाएंगे तो हम 54% है इकोनॉमी में पूरी वर्ल्ड का, तो वैसे नहीं हिल जाएगा अमेरिका? तो पहले तो हम आपस में व्यापार करें, उसी से हिल जाएगा। अगर एक करेंसी बन जाए, अब तो मोदी बना के छोड़ेगा, ठान लिया है। हाँ, ठान लिया है। मतलब इन्होंने देख लिया कि यारी दोस्ती तो नेशनल। और एक और भी बात है, चाइना इस चीज के लिए पहले तैयार था, रसिया तैयार था, केवल मोदी ही था ना, मोदी था जो अभी तक अड़ा हुआ था कि नहीं कोई बात नहीं है। और मोदी ने यस कर दिया तो ये करेंसी भी आएगी और सारी बातें होंगी। हाँ, मतलब देयर वर्स्ट फियर्स ऑफ अमेरिका, यानी जो उनके खराब से खराब जो उनको डर लगता है वो सच साबित हो सकता है। मतलब एक टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका को इस बात के लिए पछताना ना पड़ जाए कि हमने भारत से पंगा गलत ले लिया। दुनिया साहब, मैं आपको पहले ही बता दूं, वो इजराइल के थ्रू इंडिया ने फिर पटावेगा। हाँ, उसका कोई, जनरल साहब की बातें बहुत महत्वपूर्ण है, देख लेना ऐसे ही होगा। आज के दिन सबसे घनी छूट यानी सबसे फेवरेबल सिचुएशन वो चाइना को मिली हुई है। चाइना को मिली हुई है। अगर इंडिया उसके साथ आ जाए, रशिया उसके साथ पहले से ही है, पाकिस्तान उसका गुर्गा है। बिल्कुल, पाकिस्तान तो चाहता है कि ऐसी सिचुएशन बनी रहे ताकि उसको डॉलर ज्यादा ही ज्यादा मिल जाए, हथियार भी मिल जाए। ठीक बात। पाकिस्तान को बड़ी सूटेबल सिचुएशन है ऐसे हालात में। मगर चीन ऐसे हालात में ताइवान पे हमला कर सकता है। तो उसका तो क्वाड के तहत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया उसको रोके हुए थे। अब इंडिया अगर इस खेमे में चला गया तो चाइना के लिए बड़ा उपयुक्त टाइम है। चाइना हमसे समझौता भी कर लेगा। तो फिर अपनी भी क्या जानी दुश्मनी है जनरल साहब? नहीं, हमारे टेरिटोरियल इश्यूज हैं, वो तो एक पड़ोसी राज्यों के होते हैं। हाँ। नहीं, उनको सुलझा लेगा रशिया की मदद से। बिल्कुल, ऐसी कोशिश। अगर हमारी समस्याएं सुलझ जाती हैं तो हमारा कौन सा जानी दुश्मन है? अमेरिका ना, आप देखिए ना, अमेरिका किसका सगा रहा है? अमेरिका पे भी तो भरोसा नहीं कर सकते ना। भरोसे के काबिल मुल्क नहीं है वो ना। उसने हमेशा सबको धोखा दिया है। आखिरकार सबसे लेटेस्ट तो हमें धोखा दिया उसने। तो इससे अच्छा अगर चाइना के साथ हमारे इश्यूज सोल्व होते हैं और हम मिल के सारे को एक करेंसी ले आते हैं, हम डॉलर की का जो वर्चस्व उसको तोड़ देते हैं और हम आपस में कारोबार करने लग जाते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? पुनिया साहब, फ्यूचर बिलोंग्स टू इंडिया, फ्यूचर बिलोंग्स टू चाइना। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, ठीक है। और दूसरी बात है, हमने पहले भी परखा है और अब भी परखा है, जो हमारा भरोसेमंद दोस्त है रसिया है। हाँ, वो रूस है। हाँ। तो हमारे साथ हमारा भरोसेमंद दोस्त है। और इस साल के अंत में पुतिन आ भी रहे हैं, भारत आ रहे हैं। और अभी अजीत डोभाल जी गए थे रशिया। तो ये खिचड़ी तो पकेगी। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है, अब जो भारत की सिचुएशन है, भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति से टकरा गया है, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी से टकरा गया है, अपने किसानों के लिए, अपने देश की जनता के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। क्या इस वक्त विपक्ष को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस वक्त एकता का परिचय नहीं देना चाहिए? क्या कहेंगे? नहीं, ये तो देश की अस्मिता का सवाल है। उसमें तो विपक्ष को बिल्कुल दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सरकार का साथ देना। बिल्कुल, राजनीति वो करें, राजनीति करने के लिए आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विषय को देखकर, मामले को देखकर, हालात को देखकर, तो इस वक्त है ना, हम भी ये चाहते हैं कि सारा देश, सारा मुल्क एक होकर, जिस प्रकार से अमेरिका की थ्योरी रही है, वो डराता है, धमकाता और काबू करता है, और यहाँ हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी पहल कर देगी, जनाब आली यहाँ ये नहीं चलेगा। तो इस वक्त हमें सीना तान कर खड़े हो जाना चाहिए और जवाब देना चाहिए अच्छे से। तो साथियों, हमने ये चर्चा की जो फिलहाल के हालात हैं, और इन हालातों में भारत देश ने एक अलग लकीर खींच दी है, और इस लकीर को इतना मोटा और इतना बड़ा कर देना चाहिए हमने सबने मिलकर, ताकि एक इतिहास बन जाए
और आने वाले समय में अमेरिका जैसे मुल्क ये याद रखें कि हमने भारत से जो पंगा लिया था वो बहुत महंगा पड़ा। तो साथियों, इस चर्चा में हम आपसे आग्रह करेंगे कि देश हित के लिए इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप करें, कमेंट दें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम। राम राम।